सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी और सारे विषयों को अच्छे से पढ़ के आप जाइए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 7, 4 या फिर 9। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा, आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको सर्च करोगे, आप इंटरनेट पर देखोगे तो ये जो है यहाँ पर आपको 5 मिल जाएंगे। ठीक है, और 5 घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है प्लानिंग, दूसरा है प्लानिंग का मतलब आयोजन, पहला हो गया। दूसरा है संगठन निर्माण यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है स्टाफिंग यानी कि स्टाफ इकट्ठा करना उसके लिए। फिर है इसके बाद नेतृत्व करना यानी कि लीडिंग या डायरेक्टिंग। और लास्ट में है पहल का नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल भी करना। तो ये 5 घटक जो है मिले हैं इसके प्रबंधन के, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 को हम सही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक, उत्पादन घटक या सामाजिक घटक। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक घटक। ठीक है, ये संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है, राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है। समाज का विकास करना ही संस्थागत नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य होता है। कोई भी संस्था होती है, चाहे वो विद्यालय हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई भी चीज हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक प्रबंधक को होना चाहिए कठोर, लचीला, मेलजोल, भागीदार या फिर नौकरशाह। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो प्रबंधक होना चाहिए वो उसका मेलजोल और भागीदार होना बहुत जरूरी है, यानी कि कार्यों में वो मेलजोल, आपके साथ मेलजोल भी रखे और उसकी हर एक कार्य में, कोई भी प्लानिंग अगर विद्यालय के लिए हो रही है, संस्था के लिए हो रही है, तो उसमें भागीदार भी रहे, वो खुद भी लोगों के साथ मिलकर के काम करे। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते ठोस आयत, आयत, एल टाइप या शून्य आयत। तो आपको पता है, चाहे ठोस आयत हो, चाहे आयत हो, चाहे शून्य आयत हो, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही बंद योजना के अंतर्गत आते हैं। और खुली योजना में यल है, वाई है, आई है, ये सब खुली योजना में है। तो ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो जिले स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था डायट है। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रश्न करवाया भी था। ये सीरीज में भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि पिछले ईयर्स में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। और ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, और सीरीज में भी आपके था। अगर आपने अच्छे से सीरीज को पढ़ा होगा तो ये मैंने पढ़ाया था। लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है? तो हमारे स्थानीय परिवेश में जो चीजें उपलब्ध होती हैं, हम उन्हीं का प्रयोग करके बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुषंगिक संस्थान है? तो ये किसके अंडर काम करता है? राज्य हिंदी संस्थान ये बनारस में है। और काम किसके अंतर्गत करता है? SCERT के अंतर्गत ये काम करता है। और आप लोगों को ये पता भी है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आप लोगों को अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में भी कल करवाया था कि ये किसके अंतर्गत काम करती है, राज्य हिंदी संस्थान। तो ये SCERT के अंतर्गत काम करती है। देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ भी लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या उपयुक्त सभी में। तो प्रबंधन इन सभी में सहायक होता है। ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, महात्मा गांधी का, हुमायूं कबीर का या सुकरात का? तो ये जो कथन है ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कथन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समय सारणी को कहा जाता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है पहले भी। समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी। आप लोग इसको पढ़ करके गए भी थे, उम्मीद करती हूँ आपने इसको लगाया भी होगा सही। कितने प्रश्न आपके सही आ रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा 15 क्वेश्चन में से। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था पहले का, और ये भी मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया था।
क्वेश्चन नंबर 12 है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। ये तो सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा ही है। राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान, राज्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। आप देखिए 2 प्रश्न इससे आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आया, क्वेश्चन नंबर 15 भी आया है। और अभी आपने राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान तो देखा ही है यहाँ पर, और देखिए पूछ भी लिया। तो राज्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर पूछा है, तो राज्य शिक्षा संस्थान ये है प्रयागराज में। और अगर हिंदी पूछेगा तो कहाँ है, बनारस में है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1985 में हुई थी, आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में है, आपको पता ही है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है। तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपके खत्म होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अतलग उत्तरी प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए अतलग उत्तरी में है, क्वेश्चन नंबर 16 विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा है ये भी आपको सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा। तो मुख्य रूप से अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि विद्यालय जो बजट होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है चालू बजट यानी कि करंट बजट, दूसरा होता है दीर्घ अवधि बजट यानी कि लॉन्ग टर्म बजट, तीसरा होता है परंपरागत बजट यानी कि ट्रेडिशनल बजट, और चौथा होता है विशिष्ट कार्यक्रम बजट यानी कि स्पेशल प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बजट। तो ये होता है, लेकिन ये चूंकि है नहीं तो सिलेबस में पूछ लिया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछ लिया है जबकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, अब दोबारा तो एग्जाम हो नहीं सकता आपका। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य आप सभी को पता है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में इसमें लिखा होता है। तो जो मीना मंच होता है इसमें स्पेशली बालिका शिक्षा के बारे में ही बात की जाती है। और इसमें 12 कैसेट होते हैं, जो कि मीना एक कैरेक्टर है, काल्पनिक पात्र है, उसी को ध्यान में रख करके ये पूरी की पूरी कहानी बनाई गई है कि किस तरीके से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बालिकों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है मानवीय संसाधन के घटक कौन है। तो आपको पता है प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के बाद शिक्षक, शिक्षक के बाद छात्र, और फिर लास्ट में आता है समुदाय। तो ये 4 घटक होते हैं जिनको आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे प्रबंधन का आशय स्पष्ट करिए। तो दोस्तों आपको पता है ये जो प्रबंधन है ये लोगों से कार्य कराने की एक कला है, आपको पता ही है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से सफलतापूर्वक कराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का क्या महत्व है। तो लर्निंग कॉर्नर मतलब सीखने का कोना, जहां पर बच्चे जा करके अलग अलग प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पर्यवेक्षण का अर्थ होता है, इसको हम इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं, यानी कि विद्यालय में जाकर के वहां पर जो कठिनाइयां आ रही हैं शिक्षकों को या बालकों को, बालिकाओं को, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 है सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख करिए। दोस्तों सूचना संकलन का मतलब होता है कि उपयोगी सूचना की जानकारी इकट्ठा करना, यानी कि किसी चीज के बारे में जो जानकारी हम इकट्ठा करते हैं वही होता है सूचना संकलन। और इसमें हम जैसे हम कोई सूचना हम कहीं से प्राप्त करते हैं, कहीं समाचार पत्र से हमने कोई सूचना प्राप्त कर ली, कहीं रेडियो से प्राप्त कर ली, कहीं हमने टेलीविजन से प्राप्त कर ली। तो जो सूचना है इसको अलग अलग जरिए से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यही सारी चीजें आपको इसमें लिखनी थी, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इससे ज्यादा आप इसमें लिख भी नहीं सकते थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं आपके एग्जाम में जो आपके सिलेबस में थे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं ग्राम शिक्षा समिति। ये अच्छे से आपने पढ़ा है और इसको आपने लिखा भी होगा। ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है, और इसमें 3 अभिभावक होते हैं जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक होता है। बस यही, केवल आपको बस ये लिखना था कि 5 सदस्य होते हैं और कौन कौन होते हैं, बस आपको ये बता देना था। क्वेश्चन नंबर 24 है समय सारणी से क्या लाभ होते हैं। तो आपको पता है कि विद्यालय में सभी जो पीरियड्स होते हैं वो सही समय पर चले, सभी कक्षाएं सुचारू रूप से चले, विद्यालय का जो समय है उसका सही प्रकार से उपयोग हो, इसीलिए समय सारणी बहुत जरूरी है। और इसके यही लाभ होते हैं कि समय की और श्रम की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए। तो पाठ सहगामी क्रियाएं आपको पता ही है कि कौन कौन सी होती है। पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं, खेल कूद, नृत्य, गायन, भाषण प्रतियोगिता, ये सब होती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का विकास बच्चे के किए जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है एनसीटी का पूरा नाम। तो आपको पता ही है नेशनल काउंसिल
ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम। आप देखिए एनसीटी के बारे में मैंने इतनी बार आप लोगों को पढ़ाया था और एनसीटी के बारे में यहाँ पर पूछ भी लिया है, और मैंने जहां भी एनसीटी आया था वहां पर फुल फॉर्म भी बताया है एनसीटी का। किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं, तो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़, भूकंप, तूफान, बादल फटना, इसके अलावा भूस्खलन। केवल 4 ही आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो अक्टूबर 2005 से। क्वेश्चन नंबर 29 है, डायट मेंटर कौन होते हैं? तो डायट मेंटर डायट संकाय के सदस्य होते हैं जिनका काम होता है शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को देखना और जो कमियां है उसको दूर करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय राष्ट्र स्तरीय अभिकरण है? तो अगर राष्ट्र स्तरीय बात करें तो उसमें एनसीटी आ जाएगा, जो कि अध्यापकों की शिक्षा के लिए कार्य करता है। आपको पता ही है प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही काम करता है ये भी आपको पता है। क्लास 1 to 8 के लिए जो जूनियर और प्राइमरी का पेपर होता है आपको पता ही है, वो एनसीटी के माध्यम से एनसीटी ने डिसाइड किया है। जो हमारा जो ये पूरा सिलेबस बनता है डीएलएड का, बीटीसी का, ये भी यही लोग बनाते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी भी ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 31, समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो सभी प्रकार के बालकों को, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, सभी को एक ही कक्षा में बैठा करके पढ़ाना ही क्या है? समेकित शिक्षा है। सभी को समान रूप से शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निर्णय प्रक्रिया के सोपान बताइए। तो दोस्तों अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने निर्णय प्रक्रिया के या निर्णयन प्रक्रिया के अलग अलग सोपान बताए हैं। जैसे पीटर एफ ड्रकर ने इसके 5 चरण बताए हैं, 5 सोपान बताए हैं, जिसमें समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना और लास्ट में निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणत करना। और अगर हम न्यूमैन, समर और वॉरेन के अनुसार अगर देखें तो इसका हो जाएगा निदान करना, विकल्पों की खोज करना, विकल्पों का विश्लेषण तथा तुलना करना और लास्ट में एक ऐसी योजना को चुनना जिस पर चलना है। ये 4 प्रकार इन्होंने ये 4 सोपान बताए हैं। ठीक है, तो ब्रैके के अनुसार अगर देखें हम तो इन्होंने 11 सोपान बताए हैं इसके। तो अलग अलग यहाँ पर अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री है उन्होंने अलग अलग इसके सोपान बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुस्तकालय और वाचनालय में अंतर स्पष्ट करिए। तो दोस्तों जो वाचनालय होता है ये पुस्तकालय के भीतर ही होता है। पुस्तकालय का एक क्या होता है? स्थान होता है जहां पर बैठ करके आप पढ़ सकते हैं, वाचन कर सकते हैं, जो भी किताबें आपको पढ़नी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आदर्श शिक्षक के गुण। देखिए आदर्श शिक्षक के गुण मैंने आपको सीरीज जब पढ़ाई थी तो बहुत बार बताया था कि एक शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले वह छात्र प्रेमी होना चाहिए, वो बच्चे उससे बिना डरे अपनी बातों को कह पाए और बिना संकोच के अपनी सारी समस्याओं को टीचर को बता पाए। दूसरी बात, शिक्षक का अपने विषय में निपुण होना बहुत जरूरी है। शिक्षक के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। शिक्षक का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर शिक्षक आदर्शवादी नहीं रहेगा तो बच्चे किसको फॉलो करेंगे जब बच्चे शिक्षक को ही देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, विद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था है तो सुझाव दीजिए। तो विद्यालय में सबसे पहली जो जरूरत है वो शौचालय की ही है, क्योंकि शौचालय बहुत दोस्तों, क्योंकि बच्चों में शुरू से जब हम ये आदत डालेंगे कि शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, मूत्रालय का प्रयोग करना चाहिए, जब बचपन से उनके अंदर ये आदत आएगी तो वो बाहर नहीं जाएंगे और शौचालय मूत्रालय का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए शौचालय होना चाहिए और शौचालय अलग अलग बालक बालिका का अलग अलग होना चाहिए शौचालय मूत्रालय। इसके अलावा जो स्कूल में दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था हो गई है, तो अलग से इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी आसानी से आप इसमें लिख सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूपा का संक्षिप्त परिचय दीजिए और इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो न्यूपा का कार्यालय आपको पता ही है कहाँ है, दिल्ली में है और ये प्रशासनिक कार्यों को देखता है। यही सारी बातें आपको इसमें लिखनी थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हो? दोस्तों जो शिक्षक संदर्शिका होती है, शिक्षकों को किस प्रकार से किस चैप्टर को पढ़ाना है, ये क्लास 1 to 8 तक सारे विषयों की टीचर्स को मिलती है और इसमें सारे चैप्टर्स को किसमें कौन सी विधियों का प्रयोग करके आपको कैसे पढ़ाना है, किस किस चीज को कितना टाइम देना है, कैसे आपको श्यामपट्ट का कार्य करना है, क्या बच्चों को होमवर्क देना है, ये सारी बातें शिक्षक संदर्शिका में मेंशन होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है शिक्षकों का। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यालय प्रबंधन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पर केवल प्रधानाध्यापक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी भूमिका होती है तो शिक्षक छात्र सब आएंगे।
देखिए विद्यालय अभिलेखों के बारे में भी पूछ लिया है, तो विद्यालय अभिलेख आपको पता ही है, विद्यालय में जो उपस्थिति पंजिका होती है, एमडीएम रजिस्टर होता है, इसके अलावा लॉग बुक होती है, संचयी अभिलेख होता है, तो यही सब के बारे में आपको इसमें डिटेल से लिखना था। क्वेश्चन नंबर 40, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कार्यों को बताइए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का जो पहला काम है वो है बच्चों को निर्देशन देना, बच्चों को परामर्श देना, इसके अलावा जो छात्रवृत्ति परीक्षा, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को भी ये कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मनोविज्ञान शाला में शोध कार्य भी होता है। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान शाला की स्थापना आपको पता ही है कब हुई थी, 1947 में हुई थी और आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश के द्वारा ये हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर ठीक ही हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर देखिए विद्यालय बजट, और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और था जो यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस ये सूचना संकलन पूछ लिया है, जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ऊपर भी शुरुआत में ही कई प्रश्न ऐसे थे जो आपके सिलेबस में नहीं है, पूछ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पेपर ठीक ही हुआ होगा दोस्तों। अगर आपने जितना पढ़ा था उतना आपने किया है तो आपका पेपर अच्छा हुआ है। आप अगले सब्जेक्ट की अपनी तैयारी करिए, इसके बारे में चिंता मत करिए। और अगर आपको सुपर फास्ट रिवीजन की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करिए, सुपर फास्ट रिवीजन हम लेकर के आएंगे सारे विषयों के आपके लिए। तो चैनल से बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स तक। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर कराते रहेंगे। तो सारे विषयों को पढ़ते रहिए, सारे विषयों की क्लासेस को देख करके जाइए, सीरीज को पढ़ करके जाइए। सारे विषयों के मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।